Hello dear children, this is Preeti Chabra and here we study chemistry and biology. Let us continue with the chapter chemical reactions and equations. Last video में हमने start किया था पढ़ना types of reactions. We saw कि जो ये reactions होते हैं chemical reactions वो बहुत सारे types के होते हैं जिसमें से हमने पढ़ा था combination reaction and decomposition reaction. Today we are going to study the displacement reaction. डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे कुछ अपनी जगह से हट रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन के जो टाइप्स है ना उनके जो नाम है काफ़ी हद तक उनसे ही समझ आता है कि एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किन का डिस्प्लेसमेंट होगा? एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो किसी दूसरे कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को रिमूव करके उसकी प्लेस ले रहे होंगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। सपोज आप 3 आयरन नेल्स ले लो, ठीक है। 3 आयरन नेल्स यू टेक, ओके। इन तीनों आयरन नेल्स को सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लो, कोई डस्ट ना हो, बिल्कुल प्योर आयरन नेल्स हो। एंड देन ऑन द अदर साइड यू टेक 2 बीकर्स, ठीक है। इन 2 बीकर्स में सपोज यू नेम देम एज ए एंड बी। नाउ इन 2 बीकर्स में इक्वल अमाउंट से फॉर एग्जाम्पल 10 ml आप डाल दो कॉपर सल्फेट, ओके, CuSO4। कॉपर सल्फेट आप ऐड कर दो। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? इट इज़ ब्लू, ओके। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आप इन 2 बीकर्स में ले लो एंड आपने यहाँ पे ली हैं 3 नेल्स। नाउ इन 3 में से किसी 2 नेल्स को, सपोज दीज 2 नेल्स, व्हाट यू डू विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, किसी एक बीकर में, से फॉर एग्जाम्पल बी वाले बीकर में थ्रेड की हेल्प से, यहाँ पे स्टैंड से थ्रेड की हेल्प से यू हैंग दीज आयरन नेल्स सच दैट दे डिप इनसाइड द दिस सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर ये हैंग कर दो इनको, ये 2 नेल्स को, एंड इस 1 को कुछ नहीं करना एंड इसे भी कुछ नहीं करना है। लीव दिस सोल्यूशन एज इट इज़ एंड लीव दिस 1 नेल एज इट इज़, बिकॉज हमें कंपेयर करना है। तो जिसके साथ कंपेयर करना है ये स्टैंडर्ड समझ लो। तो यहाँ पे भी CuSO4 है जिसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया, एंड यहाँ पे एक आयरन नेल है, 3 सिमिलर आयरन नेल्स थे, एक के साथ हमने कुछ भी नहीं किया। रेस्ट ऑफ द 2 को हमने हैंग कर दिया है इनसाइड द बीकर B which has copper sulfate solution in it. Okay, now keep it for around 20 minutes. After the span of 20 minutes what you will find कि ये जो कॉपर सल्फेट का इस B वाले में जिसमें आयरन नेल्स डिप किए थे, इस सोल्यूशन का जो कलर है ना वो स्लोली फेड होता जाएगा, ठीक है, फेड हो जाएगा ये कलर। सो आफ्टर 20 मिनट्स क्या करो, ये दोनों नेल्स को आप रिमूव कर दो, निकाल दो इसमें से। व्हाट वुड यू सी कि ये जो बी वाला है यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग यू वुड फाइंड कि इसका कलर इसके साथ अगर कंपेयर करें तो दिस वुड बी ब्लू इन कलर, स्टिल ब्लू इन कलर आफ्टर 20 मिनट्स, बट इसमें जिसमें आयरन नेल्स डिप किए थे वो हो जाएगा, अब वो ब्लू नहीं रहेगा, वो कलर उसका फेड हो जाएगा। एंड ये जो आयरन नेल्स 2 हमने इसमें डिप की थी उसको अगर हम इसके साथ, जिसको हमने कुछ नहीं किया था, एज इट इज़ बाहर रहने दिया था, इनके साथ कंपेयर करें तो इसका कलर वील फाइंड कि जो डिप थी आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट में उनका कलर कुछ ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन वाज सोल्यूशन में CuSO4 था, ये एक्वस सोल्यूशन, और हमने उसमें डिप किया था आयरन नेल्स, दैट इज़ Fe, ठीक है, Fe। ये Fe हो गया, सॉलिड स्टेट में नेल्स है। And we took copper sulfate solution, CuSO4. This is solution, that means ये aqueous state में है, fine. Now reaction क्या हुआ? रिएक्शन में हमने देखा कि CuSO4 फेड हो गया, यानी वो कलर चला गया। दैट मीन्स नाउ दिस सोल्यूशन इज नॉट CuSO4। अगर वो CuSO4 होता तो कलर ब्लू रहता, जो एक्चुअली CuSO4 का कलर है। तो एक्चुअली क्या किया, इस आयरन ने इस Cu को डिस्प्लेस कर दिया, यानी SO4 से Cu को के बॉन्ड को हटाकर खुद FeSO4 के साथ कंबाइन उसने किया, एंड ये हमें मिला FeSO4 नाउ। एंड ये जो ब्राउन कलर यहाँ मिला दैट वाज ड्यू टू ये कॉपर जो सेपरेट आउट हो गया, फाइन। ये कॉपर सेपरेट हो गया और ये Fe जाके कंबाइन किया SO4 के साथ, दैट मीन्स Fe ने डिस्प्लेस कर दिया Cu को, कॉपर को, और उसकी जगह ले ली। क्लियर? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम सिमिलर एक और एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है। सपोज आप इस बीकर में CuSO4 के साथ कुछ जिंक के पार्टिकल्स ले लो, ठीक है, कुछ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ले लो। तो जब आप इस सोल्यूशन में, सपोज CuSO4 बीकर में आपने लिया हुआ है ना, इसमें अगर आप जिंक पार्टिकल्स लेते हो ना, देन
आप फिर से एक सेम सिमिलर ऑब्जर्व कर पाओगे, ऑब्जर्वेशन आप देख पाओगे कि जिंक डालने पर भी जो CuSO4 है वो कलर उसका फेड होता जाएगा, वो ब्लू कलर से कलर डिसअपियर, खत्म हो जाएगा वो कलर, एंड नीचे बच जाएंगे कुछ ब्राउन पार्टिकल्स। वो ब्राउन पार्टिकल्स अगेन क्या होंगे, लेट्स सी, सपोज यू टेक Zn, ओके, जिंक, एंड यू ऐड दिस जिंक टू CuSO4 सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जिंक ऐड किया आपने, तो क्या मिलेगा, दिस Zn ऑल्सो हैज द केपेबिलिटी टू रिमूव दिस Cu। इस CuSO4 का बॉन्ड Zn भी ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है, एंड Zn इसको रिप्लेस करके इसकी जगह लेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, एंड विल गेट ZnSO4 एज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब CuSO4 नहीं रहा, इसलिए ZnSO4 CuSO4 के साथ जब Zn का रिएक्शन हुआ तो अगेन क्योंकि CuSO4 अब CuSO4 नहीं है, इट हैज़ टर्न्ड टू ZnSO4, सो ब्लू कलर फेड्स, and what is left here, again we'll get some brown particles because copper separate हो जाएगा from the this bond CuSO4 से, इस solution से copper separate out हो जाएगा, उसके particles मिलेंगे हमें copper brown color के form में, and solution upturn हो जाएगा ZnSO4। that means कि Zn has got the capability to displace Cu, iron also has got the capability to displace Cu. Let us see one more example to understand this. Suppose you take magnesium ribbon, you take some dilute sulfuric acid, okay, you take dilute sulfuric acid, that is H2SO4, and इस H2SO4 में आप dip करो small pieces of magnesium ribbon, okay, तो जब आप उसको dip करोगे तो you will find some effervescence। effervescence क्यों होता है, इट हैपन्स व्हेन गैस लिबरेट्स। कौन सी गैस लिबरेट होने पे एफर्वेसेंस होगा यहाँ पे, या होता है हाइड्रोजन गैस के लिबरेट होने पे। एंड इसे कंफर्म करने के लिए भी आप एक टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसमें आपने H2SO4 डाइल्यूट लिया है एंड मैग्नीशियम रिबन पीसेस डाले हैं, उसके पास एक एफर्वेसेंस हुआ, यू हैव टू टेस्ट इट कि कौन सी गैस लिबरेट हुई। फॉर दैट आप उस मैचस्टिक के माउथ के पास एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आओ। तो वो जो मैचस्टिक जैसे ही आप लेके आओगे, अगर उसमें से हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है ना, तो दैट गैस, दैट हाइड्रोजन विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सो इफ यू गेट अ पॉप साउंड, बर्निंग गैस विद अ पॉप साउंड, दैट मीन्स इट कन्फर्म्स कि वो जो गैस लिबरेट हुई है वो हाइड्रोजन ही है। सो हियर इन दिस केस विल सी कि जब मैग्नीशियम रिबन H2SO4 में ऐड होगा, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोल्यूशन है, जब इसमें मैग्नीशियम सॉलिड रिबन्स हम ऐड करेंगे कुछ पीसेस, तो वी विल गेट एन एफर्वेसेंस, ओके, एंड कंफर्म भी होगा वो विद दैट बर्निंग पॉपिंग साउंड। तो वो क्या शो करेगा कि H2 क्या हुआ, रिलीज हो गया। H2 कब रिलीज होगा, जब ये H2 इस SO4 के बॉन्ड से रिलीज होगा। ठीक है, ये बॉन्ड से इसे रिलीज, H2 का बॉन्ड है SO4 के साथ, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बॉन्ड जो इसके साथ है ना, ये कैसे रिलीज हुआ, Mg ने इसे डिस्प्लेस किया होगा, तो हमें क्या मिलेगा सोल्यूशन, MgSO4, ये होगा प्रोडक्ट। अब MgSO4 ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया एंड लिबरेट हो गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गैस को इस तरह से शो करते हैं एरो, ये लिबरेट हो जाएगी गैस। ठीक है, विद एन एफर्वेसेंस साउंड्स। तो ये सारे बेटा एग्जांपल्स देख के एक बात हमें कॉमन दिख रही है, समझ आ रही है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी दूसरे के बॉन्ड को ब्रेक करे और खुद उसके साथ जाकर बॉन्ड बनाए। लाइक यहाँ सल्फेट के साथ आयरन ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ सल्फेट के साथ जिंक ने बना लिया, जिंक एंड आयरन दोनों ने ही कॉपर को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी सौ कि मैग्नीशियम में जाकर सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन को इसने लिबरेट कर दिया। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाते हैं वो होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये ज़्यादा रिएक्टिव है तभी तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करे, और क्योंकि ये इससे ज़्यादा हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाए, रिमूव करे और बॉन्ड बना ले सल्फेट के साथ, है ना, SO4 के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इट्स एन एक्टिव एलिमेंट।
हियर ऑल्सो सिमिलरली वी कैन सी कि आयरन और जिंक दोनों ही कॉपर से ज़्यादा एक्टिव हैं, दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। नाउ वी नो दैट ऑल द मेटल्स आर रिएक्टिव, ठीक है, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, बट सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो बेस्ड अपॉन दैट देयर इज of complete reactivity series, जिसे एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। लेट अस सी दैट नाउ, जिसे देखकर हमें समझ आएगा कि कौन से जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं या ज़्यादा रिएक्टिव हैं। यू में से तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो अपने से कम वाले एक्टिव मेटल्स को इस तरह के सॉल्यूशंस में, इस तरह के बॉन्ड्स से रिमूव करके उसकी प्लेस ले सकते हैं। सो लेट अस लुक एट द एक्टिविटी सीरीज। Now look here, this is the reactivity series. ये part जो है this is for the metals, ये metals की reactivity series है, and these are the non-metals, ये non-metals की reactivity series है। Fine, so ये हो गया, ये सबसे ज़्यादा active है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा active है, and this goes on like this, okay। सो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। हाइड्रोजन के नीचे है दिस कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो दिस वेज इट गोज। ओके फाइन, आई डेंट हैव प्लेस हियर, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया। सो दिस इज अ लॉन्ग लाइन, द होल रिएक्टिविटी सीरीज कम्स लाइक दिस, राइट फ्रॉम पोटेशियम टू प्लैटिनम। फाइन, नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, और ये है लीस्ट। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। व्हाट डज दिस मीन? कि मैग्नीशियम क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वाई इट कुड रिप्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेक इट्स प्लेस। जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, दैट्स वाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जिंक कुड डिस्प्लेस कॉपर। आयरन ने भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, बिकॉज डाउन द सीरीज व्हेन वी गो वी फाइंड कि जो भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। एंड ये आप रिएक्टिविटी सीरीज में आप जो भी देख रहे हो, जो भी एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स का जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा, उस सॉल्ट सोल्यूशन में से जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उस सॉल्ट सोल्यूशन में से उस लेस रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले सकते हैं। फाइन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी है मोस्ट रिएक्टिव, ओके, एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। सो दिस कैन रिप्लेस एनी ऑफ द three non-metals below it. Okay, so what can be the definition of displacement reaction? It is a chemical change whereby the more active elements displace the less active elements from their salt solution. Now after the displacement reaction, let us study another type, that is double displacement reaction. ये भी एक type का reaction है बेटा, नेम ही सजेस्ट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे भी हो रहा है, जब भी हमने देखा डिस्प्लेस करते हैं जो एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डबल यानी 2 बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं 2 कंपाउंड्स लेती हूँ, वन ऑफ द कंपाउंड्स इज सपोज AB, द अदर कंपाउंड इज से CD, ठीक है। AB एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है। नाउ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा, यानी ये जो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे एंड हमें मिलेंगे 2 न्यू कंपाउंड्स, 2 न्यू प्रोडक्ट्स होंगे जो बिल्कुल न्यू कंपाउंड्स होंगे। तो सपोज हमें मिलेगा CB, we'll get CB, C is now going to react with B and we'll get AD. These are 2 different products, बिल्कुल new products हुए, पहले था AB और अब हमें मिल गया CB, and here AB के साथ किसने रिएक्ट किया था? CD, बट अब हमें प्रोडक्ट में एक बिल्कुल न्यू कंपाउंड मिल गया, that is AD. Okay, so what is double displacement reaction? Here we take 2 compounds, that means 2 compounds react together to give 2 new compounds. एंड यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स, आयंस, इनका एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे AB प्लस CD है ना, तो यहाँ पे किसका म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है? A ने ज्वाइन किया है D के साथ, सो A प्लस D माइनस ज्वाइन होंगे और C प्लस B माइनस। दैट मीन्स C प्लस
and A plus, they have mutually exchanged each other and taken their place. तो ये एक्चुअली इस जो रिएक्शन होता है इसमें जो रेडिकल्स होते हैं ये उस सॉल्ट सोल्यूशन में वो एक्चुअली एक्सचेंज होते हैं म्यूचुअली, यानी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली, यानी इसने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया, ठीक है। तो 2 टाइम्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एंड हमें मिलते हैं 2 बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, नाउ अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना चाहो इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए, सो यू कैन टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। एक टेस्ट ट्यूब में आप ले लो सोडियम सल्फेट, ओके, टेक सोडियम सल्फेट, एंड दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आप ले लो बेरियम क्लोराइड, ओके, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट 3 ml ले लो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। नाउ वी नो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स ये इसको एक डिस्प्लेस करने वाला है एंड ये इसको डिस्प्लेस करने वाला है। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? विल गेट Ba, दैट इज बेरियम सल्फेट, ओके, विल गेट बेरियम सल्फेट एंड विल गेट 2 molecules ऑफ NaCl, ओके, ये बैलेंस करना होगा। विल गेट NaCl 2 है तो विल गेट 2 molecules ऑफ NaCl। नाउ वन थिंग हियर इज, इस रिएक्शन में बेटा ये जो रिएक्शन हो रहा है ना इन द कंपाउंड्स, ये जो 2 कंपाउंड्स हैं ये सोल्यूशन फॉर्म में है, ये एक्वस सोल्यूशन है, फाइन। ये जब एक्वस सोल्यूशन में इन सॉल्ट्स का जो रिएक्शन हो रहा है और हमें ये कंपाउंड्स मिल रहे हैं, इन दोनों में से एक कंपाउंड होगा विच विल बी सॉल्युबल इन वाटर। तो इन दोनों में से कौन सा है? वो है NaCl। तो इसका तो एक्वस सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये रिएक्ट होके ये जब सोल्यूशन फॉर्म में आए तो इन दोनों में से एक होगा सॉल्युबल इन वाटर, बट एक इन दोनों में से यानी दिस वन विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, एंड जो सॉल्युबल नहीं होगा वो मिलेगा सोल्यूशन के ऊपर एक सॉलिड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो हियर BaSO4 ये हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है which can be seen on the top of the solution। ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता इस वाले सोल्यूशन में, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है, इट विल बी देयर इन द सोल्यूशन, बट दिस विल बी कलेक्टेड एज द वाइट प्रेसिपिटेट, दिस बेरियम सल्फेट, ठीक है। नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है और हमें ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें न्यूट्रलाइजेशन भी पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ पे रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड एंड बेस और वहाँ हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू सी दैट, अभी आपको सिर्फ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट में। सो दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन which is carried out by double displacement, okay, double displacement reaction से। Let us see a few more examples. Now look here, these are a few more examples of the double displacement reaction। तो यहाँ पे आप वैसे ही एक्सपेरिमेंट में कैरी आउट किया जा सकता है, whereby आप एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड का सोल्यूशन ले लो, like here सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया जा सकता है एक टेस्ट ट्यूब में, and then you keep on adding हाइड्रोक्लोरिक एसिड to it। तो क्या मिलेगा हमें? AgCl। यहाँ पे ये AgCl होगा वो प्रेसिपिटेट, दिस इज ऑल्सो वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, ओके, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट उसके फॉर्म में वो मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब में ऊपर सोल्यूशन के, एंड दिस नाइट्रिक एसिड ये अलग से यू विल गेट इन द सोल्यूशन। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का अगर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ भी किया जाए तो अगेन AgCl ये होगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, the same white curdy precipitate, and this is again is soluble in water. Now look at this reaction, BaCl2, that is barium chloride। अभी हमने बेरियम क्लोराइड का जस्ट फर्स्ट एग्जांपल देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, किसके साथ देखा था हमने? सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4, ठीक है। नाउ लेट अस गेट इट रिएक्टेड विथ, हमें किसके साथ इसका रिएक्शन कराना है? अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, रेडिकल्स एक्सचेंज होंगे एंड हमें क्या मिलेगा? BaSO4। तो ये BaSO4 तो इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, अभी हमने देखा, और हमें मिलेगा एक वाइट प्रेसिपिटेट आउट ऑफ इट, एंड HCl 2 molecules ऑफ HCl वो रहेगा एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। तो जैसे हमने BaSO4 अभी देखा, तो यहाँ पे एक्चुअली BaSO4 किस तरह से रेडिकल्स के फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं? इट इज़ Ba2+ होता है एंड SO4 2- है, तो ये कंबाइन कर लिए, ठीक है। दीज टू कंबाइंड Ba2+ SO4 2- इन्होंने आपस में कंबाइन कर लिया। सो दिस वे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में, एंड प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं बिल्कुल 2 डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स, एंड ये होता है कैसे? बाय एक्सचेंज, दैट इज बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस और द रेडिकल्स, ओके। सो
here I stop my video today. So subscribe to the channel and stay connected so that we can study together. Hope to see you there in the next video. Till then, take care, stay safe, and bye bye.